नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद हैं और हम फिर से आ चुके हैं अपनी एनालिसिस को लेकर के। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जितना आपने प्यार दिया ऑक्शन के टाइम पे, और हमारी प्रायोरिटी भी होगी और हम एक तरीके से आपको बता भी रहे हैं कि हम आने वाले टाइम पे रेगुलर बेसिकली लाइव आना भी शुरू करेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं, एक एक स्क्वाड पिक करते हैं और उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, क्या उन्होंने अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया उन्होंने, किसको रिलीज किया, क्या बेहतर हो सकता है और क्या एक्सपेक्टेशन हम इनसे लगा सकते हैं। और जो स्क्वाड है जिस पर हम बात करेंगे मैं और आदिल, वो है बेंगलुरु बुल्स की स्क्वाड। बेंगलुरु बुल्स के कोच रणधीर शेरावत एकमात्र कोच हैं पीकेएल इतिहास के जिन्होंने एक ही फ्रैंचाइज को 11 सीजन अब उनको हो जाएंगे जिनको उन्होंने कोच किया है, जिनकी इनकी कोचिंग वो करते हुए आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ तो उनमें बात होगी कि बैंगलोर की जो फ्रैंचाइज है, जो ओनर्स हैं, उनके साथ परसिस्ट कर रहे हैं। और हमेशा वो कहते भी अपने इंटरव्यूज में कि मैंने इस प्लेयर को प्लेटफॉर्म दिया, उसको प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सही भी है कि बहुत सारे प्लेयर्स उनकी छावनी में निकले और आज चल करके एक बड़ा नाम बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदिल, फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा वो है कि जो जो खिलाड़ियों को रिलीज किया बेंगलुरु में, जिसमें भरत हुड्डा एक नाम है, विकास खंडूला को रिलीज किया, सुजीत नरवाल को रिलीज किया, इसको आप कैसे देखते हो? आपके सवाल पे जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने बात बोली कि रणधीर शेरावत ने बहुत सारे प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें एक नाम प्रदीप नरवाल का भी है। सीजन 2 में प्रदीप नरवाल को लाने वाले रणधीर साहब ही थे। उन्होंने प्रदीप नरवाल को प्लेटफॉर्म दिया, जो आज पीकेएल के सबसे बड़े रेडर में से एक हैं प्रदीप नरवाल। उनको सबसे पहले प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने भरत हुड्डा को भी बनाया। भरत हुड्डा के लिए उन्होंने कहा भी था कि अगर ये खिलाड़ी 200 पॉइंट नहीं लेके आया तो मैं कोचिंग करना छोड़ दूंगा, और हुआ भी ऐसे ही कि वो भरत हुड्डा ने उस सीजन 200 से ज्यादा पॉइंट अंकित किए थे। तो कमाल के कोच हैं ऑब्वियसली, और वो हमेशा उनके अंदर नजर भी आता है कि हर प्लेयर से वो कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा लेते हैं। हाँ, तो ये इसी वजह से वो लगातार 11वें सीजन से अब बेंगलुरु बुल्स के कोच हैं। और आपके सवाल का जवाब ये है कि उन्होंने भरत हुड्डा को छोड़ा, विकास खंडूला को छोड़ा, सुरजीत सिंह को छोड़ा। दो प्लेयर्स का तो मैं भी मानता हूं कि दो प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे भरत हुड्डा बहुत अच्छे रेडर थे टीम के, वो चोट के वजह से उनकी परफॉर्मेंस पिछले सीजन थोड़ी डाउन हुई थी, तो मुझे नहीं लगता इस वजह से उनको रिलीज करना चाहिए था। सुरजीत सिंह का तो मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हूं, क्योंकि उनका सीजन बहुत अच्छा गया था। सुरजीत सिंह ने ऑलमोस्ट 55 या 60 पॉइंट्स टैकल पॉइंट्स लगाए थे पिछले सीजन, जो बहुत अच्छा था। उसके बावजूद उनको रिलीज कर दिया, ये थोड़ा मेरे समझ से परे है। विकास खंडूला का पिछले 2 सीजन से फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, तो उनका रिलीज करना बनता भी था। बिल्कुल। और सुजीत नरवाल ने कुछ नई चीजें भी ट्राई करी थी, जैसे हम एडवांस टैकल उनका ज्यादा देख रहे थे, डैश वो इनिशिएट कर रहे थे, तो सिंगल हैंडेडली डैश कर रहे थे और एडवांस टैकल भी काफी उन्होंने किया। कई बार उनको सक्सेस मिली, कहीं नहीं मिली, बट ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आप जो खिलाड़ी जिनको रिटेन किया गया है। लेट्स टॉक अबाउट द रेडर्स। मैं रेडर्स का नाम लूंगा और आप बताइएगा उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और कहाँ पे ये वीक भी दिखती है, ये भी बता दीजिएगा आपको। रेडर्स से शुरुआत करते हैं। अक्षित न्यू यंग प्लेयर रिटेन किया उन्होंने, पंकज को रिटेन किया एज अ न्यू यंग प्लेयर। पंकज का गेम तो हम दोनों ने ही देखा है कि 7 कबड्डी यूपी लीग में जब वो बीके की तरफ से रेड करते थे। सुशील, उसके बाद मंजीत, उनका भी गेम हमने देखा है न्यू यंग प्लेयर्स में। उसके बाद प्रदीप नरवाल, जो एक बड़ा नाम जिसको रिटेन किया उन्होंने। अजिंक्य पवार रिटेन किया है। उसके बाद प्रमोद, अजिंक्य पवार और प्रदीप नरवाल को खरीदा, हम सॉरी मतलब रेडर में इनको खरीदा गया है। प्रमोद साई सिंह है, इसके बाद जय भगवान है और जतिन है। इन खिलाड़ियों को इन्होंने खरीदा है। तो कैसे देखते हो आप रेडर को? रेडर्स की बेंगलुरु बुल्स के रेडर्स की बात करें तो 4 मेन रेडर्स रहने वाले हैं इनके लिए। सबसे पहले हैं प्रदीप नरवाल, दूसरे हैं अजिंक्य पवार, तीसरे हैं अक्षित और चौथे हैं सुशील। बिल्कुल, ये 4 मेन रेडर होने वाले हैं, और इनमें से अगर कोई चोटिल होता है तो फिर जो बाकी जतिन है या मंजीत है वो स्टेप इन करेंगे, उनको चांस मिलेगा। एक्सटेंड कभी किसी मैच में पंकज को चांस मिल सकता है, बट ओवरऑल स्टार्टिंग जो है 3-4 ये चार फ्रंटलाइन रेडर है, जिसमें प्रदीप नरवाल और अजिंक्य पवार मेन रेडर होंगे जो प्लेइंग 7 का हिस्सा भी होंगे लगातार, और तीसरे जो रेडर होंगे जो प्लेइंग 7 का हिस्सा होंगे, उनमें दोनों में सुशील और अक्षित में कंपटीशन रहेगा। कभी अक्षित रहेंगे तो कभी सुशील रहेंगे थर्ड रेडर टीम के। बिल्कुल। तो इसमें क्या कमी दिख रही है आपको? रेडर में कोई कमी दिख रही है? रेडिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल ठीक है। प्रदीप नरवाल ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म है, पिछले सीजन भी हालांकि यूपी योद्धास का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत वीक था, इस वजह से हमें प्रदीप नरवाल का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक नजर आया। लेकिन प्रदीप नरवाल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी।
अजिंक्य पवार का कहना ही क्या, वो तमिल थलाइवास के मेन रेडर थे पिछले सीजन भी और हमेशा स्टेप अप किया है जब भी टीम को उनकी नीड भी है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आएंगे अजिंक्य पवार। अक्षित ने बहुत इंप्रेस किया था पिछले सीजन, 10 मैच में ही मौका मिला था और 10 मैच में 61 रेड पॉइंट्स उन्होंने लगा दिए थे। अक्षित बहुत कमाल के रेडर हैं और इस सीजन काफी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनकी डिफेंस में डिफेंस पाएंगे रेड में आपको ठीक लगा, सॉर्टेड लग रहा है, रेड सॉर्टेड है। चलिए तो बढ़ते हैं ऑलराउंडर की तरफ। आदिल, 2 ऑलराउंडर है, चंद्र नायक एम है इनके पास, न्यू यंग प्लेयर है, एनवाईपी में है, और एक प्लेयर ऑलराउंडर में उन्होंने खरीदा नितिन रावल। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नितिन रावल तो नो डाउट एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं पीकेएल के, हालांकि पिछला सीजन वो चोट की वजह से बाहर हो गए थे, लेकिन वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। और ये सिर्फ ऑलराउंडर नहीं है, ये लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर भी है इस टीम का। लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर होने वाला है नितिन रावल इनके लिए, जो कि हमें अभी तक लग रहा है कि लेफ्ट कॉर्नर जो है इनका वीक है, और इस वजह से ही लग रहा है कि नितिन रावल जो है वो ऑलराउंडर है और वो लेफ्ट कॉर्नर का पोजीशन संभालने वाले हैं बेंगलुरु बुल्स का। तो ये एक वीक पोजीशन नजर आ रहा है बेंगलुरु बुल्स। वीक पोजीशन है ऑलराउंडर में, रेडर ही थोड़ा सॉर्टेड दिख रहा है जैसे आदिल ने बताया, और मुझे भी ऐसा लगता है कि रेड डिपार्टमेंट इनका सॉर्टेड है। तो अब आते हैं डिफेंस पे, थोड़ा सा डिफेंस के प्लेयर बता देता हूँ। आदित्य पवार है, अरुणाचल बाबू हैं, उसके बाद सौरभ नंदाल हैं, प्रतीक है, पी सुब्रमण्यन है, उसके बाद रोहित कुमार है, एल कुमार है जो कि एनवाईपी आए हैं, और हसन थोंगकुरेजा बेसिकली बाहर के थाईलैंड के हैं जैसे बता रहे आदिल। तो क्या लगता है आपको डिफेंस का क्या हिसाब किताब? डिफेंस में तो बिल्कुल कप्तान इनके सौरभ नंदल थे जो राइट कॉर्नर पोजीशन संभालेंगे, और इस सीजन भी सौरभ नंदल ही मेरे को ऐसा लगता है कप्तान रहेंगे और वो राइट कॉर्नर पोजीशन संभालने वाले हैं। सौरभ नंदल उनका सॉर्टेड है। सौरभ नंदल बहुत मेरे ख्याल से 6th या 7th सीजन से बेंगलुरु बुल्स के साथ जुड़े हुए हैं और तब से बेंगलुरु बुल्स के साथ ही खेल रहे हैं, तो वो राइट कॉर्नर पोजीशन रहेगा उनका। राइट कवर में पी सुब्रमण्यम राइट कवर देखेंगे उनका, और लेफ्ट कवर जो है वो प्रतीक देखेंगे। दोनों बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पी सुब्रमण्यम भी पिछले सीजन ही खेले थे, प्रतीक भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कवर पोजीशन में कोई भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी इनके पास नहीं है बेंगलुरु बुल्स के पास। तो और अगर इन दोनों में कर सकती है बाकी टीमें, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस कवर डिफेंडर नहीं है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ कि उन्होंने सुरजीत को क्यों छोड़ा, क्योंकि सुरजीत बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और वो सिंगल हैंडेडली डैश कर सकते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। तो एक एक्सपीरियंस कवर को छोड़ के नॉन एक्सपीरियंस पे भरोसा जताना ये थोड़ा सा मेरे को डाउट लगा, और इनका जो कवर पोजीशन है ये बिल्कुल एक्सप्लॉइट होगा। और अगर इन दोनों में से दोनों कवर पोजीशन जो पी सुब्रमण्यम है और प्रतीक है, इन दोनों में से किसी को भी चोट लगता है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली है। डिफेंस ऐसा है कि प्रॉब्लम आपको डाल सकता है, क्योंकि डिफेंस में जैसे बता रहे थे कि एक्सपीरियंस प्लेयर सुरजीत नरवाल को आपको पिक करना चाहिए। जिस तरीके से सुरजीत को आपने रिलीज किया वो थोड़ा प्रोसेस समझ नहीं आया, उसकी जगह जो आपके पास प्लेयर्स हैं वो नॉन एक्सपीरियंस है। और ऑब्वियस सी बात है कि पीकेएल जितना हाई प्रेशर टूर्नामेंट है, क्रंच फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पर अगर आपके कुछ ऐसे प्लेयर्स ना हो, एक्सपीरियंस प्लेयर्स ना हो डिफेंस में खास तौर पे, तो कोई भी टीम एक्सप्लॉइट कर सकती है और आसानी से बेंगलुरु का फायदा उठा सकती है। अब देखना है कि बेंगलुरु इससे कैसे उभर पाती है। ओवरऑल इस टीम से एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी पीकेएल 11 में? अभी हमने स्क्वाड तो हमारे सामने आ चुका है, अभी रिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस का भी एनालिसिस कर ही लेते हैं कि क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए इससे? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि रेडिंग में ये टीम अच्छा करेगी। प्रदीप नरवाल अजिंक्य पवार की जोड़ी काफी अच्छा कर सकती है। अजिंक्य पवार नो डाउट, बहुत लोगों को लगता है कि अजिंक्य पवार को 1 करोड़ से ज्यादा रुपए में खरीदा है तो उनके वर्थ इट बाय नहीं है। मेरे हिसाब से अजिंक्य पवार को जितने पैसे दिए हैं इस बार वो उनके लिए वर्थ इट है, क्योंकि लगातार उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है पीकेएल में तमिल थलाइवास के लिए, हमेशा कन सिचुएशन हो, मुश्किल सिचुएशन हो, जहां पे वो अकेले टीम के लिए बच जाते हैं और वहां से टच पॉइंट लेके आते हैं, टीम को रिवाइव करा देते हैं, तो ये हमें बेंगलुरु बुल्स की तरफ से भी देखने को मिलेगा। और प्रदीप नरवाल बस फिटनेस का थोड़ा सा गेम है, अगर वो दोबारा से फिट हो गए, उनकी स्पीड वापस से पहले जैसी हो गई, तो अनस्टॉपेबल होने वाले हैं प्रदीप नरवाल इस बार। बस डिफेंस में इनका थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ है कि डिफेंस में पॉइंट ज्यादा लीक कर सकते हैं, लेकिन रेडिंग से मेरे को लगता है कोप अप कर जाएंगे। और मेरे ख्याल से जिस तरह के कोच रणधीर सरावत हैं वो बेंगलुरु बुल्स को प्लेऑफ तक जरूर ले जा सकते हैं।
बिल्कुल ले जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रदीप का गेम डाइसेक्ट करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा, एक तो प्रदीप का गेम समझते हैं कि क्या एक गेम प्रेडिक्टेबल सा हो गया। डुक्की की अगर हम बात करें, स्पीड की अभी अब बात करते हैं कि स्पीड अब बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, और हम दोनों ने देखा भी यूपी उदास के कैंप में जाकर की जैसे प्रैक्टिस उनकी हो रही थी, वहां मुझे लगा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। लेकिन जब आप डेफिनेटली पीकेएल जैसे स्टेज पर आते हो जहाँ पे और भी प्लेयर्स आपसे उतनी लेवल की स्किल होती है, उससे ज्यादा लेवल की स्किल होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको बीट कर जाते हैं। और जब प्रदीप नरवाल को हमने नोएडा लेग कवर किया पीकेएल का लाइव वहां पर जाकर ऑडिटोरियम में, तो हमें ये भी समझ में आया कि उनका गेम अभी अप टू द मार्क रहा नहीं है, जिसकी वजह से उनको कुछ मैचेस में बैठना पड़ा। अगर प्रदीप नरवाल बैठ रहे हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनके गेम में। तो क्या गेम प्रेडिक्टेबल हो गया है, या क्या कोई नई स्किल लानी पड़ेगी, या आपको लगता है कि उन्हीं स्किल्स पर इनको रिलाई करना पड़ेगा? बिल्कुल नए स्किल्स तो ऐड हमेशा करते रहने चाहिए कि जो भी रेडर है या जो भी डिफेंडर भी है, ऑलराउंडर है, सबको अपने स्किल्स ऐड करते रहने चाहिए ताकि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल ना हो। लेकिन प्रदीप नरवाल की टेक्निक में अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी स्पीड और एजिलिटी थोड़ी सी वीक है, जहां पे हमने कई बार देखा कि वो जब थोड़ा सा अंदर जाते हैं पॉइंट लेने के लिए, बोनस पॉइंट टच करने जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा स्लो पड़ जाते हैं रिटर्न करने में, इस वजह से वो फंस जाते हैं कई बार। लेकिन उनके जब पहले 5वें सीजन के या 6वें सीजन के हम हाइलाइट्स उठा के देखें तो वही सेम टेक्निक से वो जाते हैं, लेकिन उसमें 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड का फर्क जो आता है, उस वजह से स्पीड में जो फर्क आता है, उस वजह से अभी प्रदीप नरवाल थोड़े से वीक नजर आते हैं। बिल्कुल, और प्रदीप नरवाल की काफी फैन फॉलोइंग भी है और सभी चाहते हैं कि प्रदीप नरवाल फॉर्म में आए, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज आल्सो वन ऑफ द फेसेस ऑफ पीकेएल की अगर हम बात करें। लास्ट सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, एक तो कप्तानी को लेकर के बताएं, और कोचिंग में आपको लगता है कि कुछ और बदलाव स्ट्रैटेजी वाइज लेकर आएंगे रणधीर सर, या सेम स्टाइल के साथ चलेंगे जैसे वो चलते आ रहे हैं? नई स्ट्रैटेजी तो इस बार बिल्कुल जरूर बदला है, क्योंकि प्रदीप नरवाल लेफ्ट रेडर हैं, अजिंक्य पवार राइट रेडर हैं, तो दोनों साइड से अटैक करने का इस बार सोचा है। भरत हुड्डा थे पिछली बार, विकास खंडोला फॉर्म में नहीं थे, तो भरत हुड्डा पे बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी थी, लेकिन वो भी चोट हो गए, चोटिल होने की वजह से टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन इस बार लेफ्ट रेडर प्रदीप नरवाल, राइट रेडर अजिंक्य पवार, अक्षित धुल हर तरफ से अटैक करने के लिए जाने जाते हैं, तो इस बार की अटैकिंग उनकी तो बहुत सॉर्ट आउट है, अटैकिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है रणधीर शेरावत की। डिफेंस में कहीं थोड़ा बहुत वीक नजर आ रहा है, लेकिन देखना है कि उससे कैसे कोप अप कर सकते हैं। कैसे कोप अप कर सकते हैं आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट अब किस टीम पे एनालिसिस करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, जो लाइव का वादा है वो पूरा होगा। ये वीडियो जल्दी आउट हो जाएगी तो उसको देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।